तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी सरफेस एक मिनिस्कस का शेप लेती है। ये मिनिस्कस का शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो कोहेसिव और एडिसिव फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर से एडिसिव फोर्स ज़्यादा है और कोहेसिव फोर्स कम है, एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है, यानी कि हमारा लिक्विड क्या करेगा? सॉलिड की वॉल्स पे पाइल्स अप होगा, राइट। और जो यहाँ पर हमको मिनिस्कस मिलेगा, ये कौन सा मिनिस्कस मिलेगा बच्चों? कॉनकेव मिनिस्कस मिलेगा, है ना। और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाता है हमारा? ये एंगल कौन सा एंगल होगा हमारा? ये कौन सा एंगल होगा हमारा? एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। हाँ, उसी तरह अगर से बच्चों एडिसिव फोर्स कम हो और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो, जैसा कि मर्क्यूरी, तो उसमें क्या होता है? सारे के सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होकर एक जगह जमा हो जाते हैं और हमें एक कुछ इस तरह का मिनिस्कस मिलता है। इस किस्म के मिनिस्कस को हम लोग कॉन्वेक्स मिनिस्कस कहते हैं। आई बात समझ में? और यहाँ पर जो एंगल मिलता है हमें, वो ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है। अगर कोहेसिव फोर्स बिल्कुल ज़ीरो हो, नियर अबाउट ज़ीरो हो, तो यहाँ पर टोटल कितनी फोर्स, यहाँ पर पूरी की पूरी क्या होगी? एडिसिव फोर्स। तो लिक्विड ऐसे स्ट्रेट लाइन में सॉलिड की वॉल्स पर पाइल्स अप होते हैं। और यहाँ पर थीटा कितना मिलता है हमको? 0 मिलता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सब देखे थे बच्चों। एक टॉपिक था जो हमारा रह गया था, वो था एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 एंड कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉनकेविटी। ये टॉपिक हमारा बाकी रह गया था, आज हम इसको देखेंगे। साथ साथ बच्चों मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी अपलोड किया है, आप वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड करें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 एंड कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉनकेविटी। ओके, ये जो है हमारा, ये सॉलिड है और ये सॉलिड बोले तो प्योर सिल्वर है, और यहाँ सब लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड कौन सा? प्योर वाटर है। यहाँ पर एक कोई भी मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए नियर द वॉल ऑफ कंटेनर। यहाँ पर हमने ये एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, इसका नाम दे देते ए, ठीक है। हम चाहे तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसका। हम क्या देखते हैं बच्चों, जब हम सॉलिड यानी कि प्योर सिल्वर के गिलास में प्योर वाटर भरते हैं तो हमको एक फ्लैट सरफेस मिलता है, बिल्कुल ऐसा। देखिए बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, ऐसा एक फ्लैट सरफेस मिलता है। सवाल ये उठता है कि ये फ्लैट सरफेस हमें क्यों मिला? तो ये फ्लैट सरफेस हमें इस वजह से मिलता है बच्चों, ये फ्लैट सरफेस हमें इस वजह से मिलता है क्योंकि जितने भी सरफेस या मिनिस्कस हमको मिलते हैं वो कोहेसिव और एडिसिव फोर्स की वजह से मिलते हैं, राइट। यहाँ पर फ्लैट सरफेस मिला है, यानी कि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स कैसे हो गए? एक दूसरे के इक्वल हो गए। यानी कि इधर से लगने वाली जो एडिसिव फोर्स है और इधर से लगने वाली जो कोहेसिव फोर्स है, ये दोनों कैसी होगी? एक दूसरे के इक्वल होगी। इस मॉलिक्यूल को ये भी इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है सपोज कि हम लोगों ने, और इधर ये भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये कहीं जाएगा ना, ये इसकी वॉल पर चढ़ेगा, ना ये ऐसा वॉल पे चढ़ेगा, ना ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बल्कि कैसा रहेगा? एक फ्लैट सरफेस। इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिलता है? फ्लैट सरफेस। क्यों फ्लैट सरफेस मिला समझ में आ गया हमको? क्योंकि कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, इसको नाम दे देते हैं। ये क्योंकि टेक्स्ट बुक में नाम है इसलिए मैं भी यहाँ पर नाम दे देता हूँ। ये जो वेक्टर है इसको वेक्टर ए पी हम लोग हमेशा कहते हैं। ये जो है इसको हम वेक्टर ए सी कहते हैं, और वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड कितना है? एफ सी, ठीक है। ये 5 वगैरह हटा देता हूँ मैं। ठीक है, उसी तरह ठीक है, अगर हम इसका रिजल्टेंट, अगर हम इस पॉइंट का रिजल्टेंट फोर्स मालूम करेंगे तो फिर से हम लोगों ने यहाँ पैरेललोग्राम ड्रॉ की, ठीक है।
ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करे हम लोगों ने यहाँ बच्चों, और हमारा ये 2 पॉइंट को मिलाने वाला ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट फोर्स, और ये वेक्टर को नाम दे देते हैं हम लोग ए आर। ओके, अब देखिए आगे, सॉलिड की सरफेस है ये और लिक्विड की सरफेस है ये, इसने साथ में कितने का एंगल बनाया है? 90 का, दिख रहा है हमको यहाँ 90 का एंगल बनाया है। अब देखिए कोहेसिव फोर्स है ये और सॉलिड की सरफेस है ये, इसने कितने का एंगल यहाँ फॉर्म किया है? 45 का एंगल फॉर्म किया है। कंसिडर हाइपोथेटिकल लिक्विड हैविंग कॉन्टेक्ट 90 विथ सॉलिड कंटेनर, इसका और इसका कितने का है? 90 का है ना। नेट कोहेसिव फोर्स का सॉलिड के साथ कितने का है? 45 का है, देखिए ये 45 का है। ओके, और जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा है? एग्जैक्टली वर्टिकल है, वेक्टर रिजोल्यूशन से हम लोगों ने इसको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व की। ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में ये पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं है इसलिए मैंने भी ड्रॉ किया, लेकिन ये समझने के लिए यहाँ एक रफ डायग्राम से मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, ओके, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। अब शुरू करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर इसको समझिए पहले आप, इस ट्रायंगल को, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल 90 का ट्रायंगल है बेटा। ठीक है, 90 के सामने होता है हमेशा हाइपो, ये है थीटा 45, तो थीटा के सामने होता है बेटा अपोजिट। ये 90 है, ये अपोजिट है, तो ये बचा हुआ ऑब्वियसली एडजेसेंट होगा हमारा। ठीक है, हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन थीटा अपोजिट कितना है हमारा? ये है अपोजिट आरसी, ये है ना अपोजिट, इस वेक्टर को हमने नाम दिया आर सी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ये हमारा ए सी। ठीक है, ओके, अब इन सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 45। आर सी, ये है आर सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो आर सी के जगह मैं ए पी लिख सकता हूँ, ये ए पी लिख सकता हूँ, और बेसिकली ये ए पी हमारी फोर्स ऑफ एडिशन है। ठीक है, ए सी, ये बेटा हमारा ए सी, और ये ए सी बेसिकली हमारी फोर्स ऑफ कोहिजन है, कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती बेटा 1/√2, तो यहाँ पर आ गया हमारा एफ ए, और ये एफ सी इधर लेके चल जाता हूँ मैं, एफ सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एफ सी और एफ ए एक दूसरे के इक्वल है, और एफ ए कितने के, एफ ए और एफ सी के बीच में क्या रिलेशन है? एफ ए और एफ सी के बीच में क्या रिलेशन है? एफ ए इज इक्वल टू होता है एफ सी अपॉन√2। अगर ये कंडीशन है तो हमारा सरफेस कैसा होगा? फ्लैट सरफेस होगा। आई क्या बात समझ में? अगर ये कंडीशन है तो हमारा सरफेस कैसा होगा? फ्लैट होगा। अच्छा, कॉन्वेक्स कब होगा फिर? कॉन्वेक्स कब होगा? यानी कि कॉन्वेक्स बोले तो बेटा ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। ये कब होता है? जब बेटा कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है और एडिसिव फोर्स कम होती है, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एडिसिव फोर्स कम है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, ओके, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ मैं, एक ही मतलब होता है लेकिन आप कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो कॉन्वेक्स सरफेस कब बनती है? जब एडिसिव फोर्स कम होती है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हम लोग। ठीक है, ये इक्वेशन 1, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो एफ ए, तो ये है एफ ए।
इक्वल टू के बदले हमें ग्रेटर ये लेस देन का साइन लेना पड़ेगा, एफ सी की जगह एफ सी ही और डिवाइडेड बाय √2। तो ये कंडीशन अगर हमारी फुलफिल होती है तो हमारा जो लिक्विड का मेनिस्कस होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए आप, ये हमारा कंटेनर है, अब हम देख रहे हैं कॉन्केविटी की। ठीक है, और ये हमारा इसने बनाया कॉन्केव सरफेस। कॉन्केव सरफेस कब बनता है, जब फोर्स ऑफ एडिशन ज़्यादा होती है और फोर्स ऑफ कोहिजन कम होती है। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में, तो हमको मिलेगा बेटा एफ ए ग्रेटर देन का साइन एफ सी अपॉन √2। ये होगी हमारी काय की कंडीशन, कॉन्केविटी की कंडीशन, और ये होगी हमारी कॉन्वेक्सिटी की कंडीशन, और ये होगी हमारी फ्लैट सरफेस की कंडीशन। ठीक है, अब देखिए हमने नोट्स में क्या लिखा है, यही लिखा है हम लोगों ने नोट्स में, तीनों कंडीशन। ये आपकी किताब में भी डायरेक्ट दी है, इसलिए मैंने नोट्स में भी डायरेक्ट दिया, लिख के दिया। बाकी आप यहाँ से इसे रफ डायग्राम के मदद से समझ भी सकते हो और लेक्चर के थ्रू आप इसे अच्छे से समझ भी सकते हो। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एक्सप्लेन द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, एक्सप्लेन द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन द सॉलिड सरफेस। अब इसे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन द सॉलिड सरफेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब तक जो हम लोगों ने सॉलिड सरफेस देखे थे बच्चों, वो वर्टिकल था ऐसा, है ना, और इसके कांटेक्ट में लिक्विड आता था, राइट। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के हिसाब से अपना मेनिस्कस बनाता था। अब जो हमारा लिक्विड है वो एक फ्लैट सरफेस पर है। अब इस हाल में वो उसका शेप कैसा होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी पिक्चर। अब देखिए ये एक फ्लैट सरफेस है, ये एक फ्लैट सरफेस है। लेट्स से कि ये ग्लास का है बना हुआ, ग्लास का, सॉलिड का ग्लास। इसके ऊपर हमने पानी का ये बूंद रखे, कुछ ऐसा पानी का बूंद इनिशियली मान लेते ये ऐसा है। अब हम जानते हैं कि बच्चों वाटर, ये पानी है, वाटर H2, पानी के मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल को ज़्यादा पसंद करते, तो ये मॉलिक्यूल भी इसके पास आने चाहेंगे, ये मॉलिक्यूल भी इसके पास आने चाहेंगे, ये मॉलिक्यूल भी, उसी तरह इधर भी इधर भी इधर भी, ये सब मॉलिक्यूल इसके पास आना चाहेंगे। और जो सरफेस हमको ग्लास के, फ्लैट ग्लास की सरफेस पर जो पानी की शेप मिलेगी हमको, वो कुछ ऐसी मिलेगी। समझ में आ गया आपको ऐसी क्यों मिलेगी, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है और कोहेसिव फोर्स कम होती है। यही शेप बच्चों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, इसमें ये जो है ये है सॉलिड और ये जो है ये है हमारा लिक्विड। ठीक है, और बाहर ये जो है ये है एयर। ओके, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए आप, ये वाला एक मॉलिक्यूल हम लोगों ने कंसिडर किया है। ठीक है, अब इस एक मॉलिक्यूल पर लगने वाली फोर्सेस देखते हैं हम लोग कौन कौन सी है। पहले तो ये फोर्स, इस फोर्स को नाम देता हूं मैं T1। अच्छा, फोर्स को T1 नाम क्यों दिए, अब आप इसे समझिए। मैंने आपको बोला था सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू होता है F/L। मैंने आपको ये भी बोला था कि सरफेस टेंशन दैट इज T बेसिकली फोर्स ही होता है। T इज इक्वल टू F/L, दैट इज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कोहेसिव फोर्स ज़्यादा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा। ठीक, तो ये टेंशन की फोर्स है। ठीक है, ऑब्वियसली सरफेस टेंशन की फोर्स है T1, टेंजेंशियल इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, ओके। ये T1 किस और ये T1 किन दो मीडियम के दरमियान की फोर्स है, तो ये ऊपर है बच्चों लिक्विड और नीचे है सॉलिड। तो T1 लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस के बीच में की फोर्स है। हम लोग लिख लेते यहाँ पर कि T1 जो है ये फोर्स है किसके बीच में, लिक्विड और सॉलिड के बीच में। ओके, अब एक और फोर्स है यहाँ पर, वो देखिए, ये भी एक और फोर्स है, सरफेस टेंशन की फोर्स है। इसको नाम दे देते हम लोग T2। ये T2 क्या है, ये है ऊपर एयर है और नीचे सॉलिड है।
तो T2 जो फोर्स होगी बच्चों वो किसके और किसके बीच में होगी? एयर और सॉलिड के बीच में की होगी। ओके हाँ, अब और देखिए एक और फोर्स इसके ऊपर लग रही है, वो है ये फोर्स एक लग रही है ना, इसको भी नाम दे देते हैं हम लोग T3। ये किसके और किसके बीच में है? ये है लिक्विड और ये है एयर, लिक्विड और एयर के बीच में है, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, किसके? लिक्विड और एयर के बीच में की, इंटरफेस के बीच में की फोर्स है। ओके, अब बात करते हैं इस लिक्विड के बूंद की। अगर इसके ऊपर इतनी फोर्सेस लग रही है तो क्या ये मोशन में है? तो ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये रेस्ट पर है, ये मोशन में नहीं है। ये कुछ ऐसी बात है कि इधर से इसके ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इधर से भी इसके ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है क्या? फोर्स तो लग रही है, लेकिन इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। तो हम क्या देखते हैं, ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब T2 और T1 ये कैसे हो गए? इक्वल हो गए। फिर ये T3, हाँ T3 का भी इसमें कुछ ना कुछ काम होगा। क्या काम है? तो चलो फिर T3 की फोर्स का इफेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग T1 के साथ। T3 फोर्स का T1 के साथ हम लोग इफेक्ट निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली बच्चों ये जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट है हमारा थीटा, ये जो है ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा बेटा थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं वेक्टर से इसको रिजॉल्व करता हूँ। ये एक कंपोनेंट बनाता हूँ मैं वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे 2 कंपोनेंट बनाया मैंने। और हमको मालूम है जहाँ थीटा आता है वहाँ कॉस आता है, तो T3 ये क्या होगा फिर? T3 कॉस थीटा, इसका इफेक्ट आ गया यहाँ पर। ओके, और ये बचा हुआ T3 साइन थीटा, दैट्स इट। ओके, ये जो बूंद है, ड्रॉप है लिक्विड का, ये रेस्ट पर है, यानी कि इधर से लगने वाली फोर्स और इधर से लगने वाली फोर्स कैसी है? इक्वल और अपोजिट है। तो मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ कि T2 जो है ये T1 प्लस T3 कॉस थीटा के बराबर है। ये इक्वेशन समझ में आई कैसा आया? क्योंकि ये ड्रॉप रेस्ट में है, यानी कि बच्चों इधर से लगने वाली फोर्स और इधर से लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये अभी मैंने आपको यहाँ समझाया 2 न्यूटन और 2 न्यूटन से, ठीक है। इधर से कितनी फोर्स लग रही है? T2। इधर से कितनी फोर्स लग रही है? T1। ये T1 और ये T3 कॉस थीटा। अब आपको उम्मीद है ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये T3 कॉस थीटा यहाँ जैसा का वैसा रखता हूँ मैं, और यहाँ पर T2 जैसा का वैसा रखता हूँ मैं। ये प्लस T1 है, इधर होगा तो माइनस T1। हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा इधर है T2 माइनस T1, T3 बचा, ये चल जाएगा नीचे। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है फ्लैट सरफेस के लिए, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 फ्लैट सरफेस के लिए। ओके, अब यहाँ ये जो कॉस थीटा है ना बेटा, ये कॉस थीटा बहुत ज़्यादा कीमत रखता है यहाँ पर, इसकी बहुत वैल्यू है। तो इससे पहले कि हम इसको आगे सॉल्व करें, हम लोग कॉस थीटा को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कॉस थीटा को समझा देता हूँ। कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है +1, और कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है -1। आप ध्यान में रखिए इस बात को, कॉस थीटा की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होती है +1 और कम से कम वैल्यू होती है -1, ठीक है। कॉस, ये थीटा की वैल्यू लिख रहा हूँ अब मैं यहाँ, एंगल की वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर ये 1 से लेकर
89 तक है, थीटा की वैल्यू अगर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 89 तक है, तो इसका आंसर हमेशा +1 आएगा। जैसा कि हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा, थीटा की अगर लिख लेते हैं 1, तो कॉस 1 की वैल्यू 0.99। उसी तरह हम लोग लिख लेते हैं कॉस 45, 1 से 89 के बीच में है ना 45, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा नियर अबाउट 0.70। देखिए प्लस में आंसर, ये भी प्लस में आंसर है। ये बात को ध्यान में रखिए आप कि कॉस थीटा की +1 वैल्यू कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू 1 से 89 के बीच में होगी। बस इतनी बात ध्यान में रखना है आपको। थीटा की वैल्यू अगर 1 से 89 के बीच में है तो वह आंसर क्या आता हमारा, हमेशा प्लस आता। अब माइनस देख लेते। उसी तरह 91 से लेकर 179 तक, 91 से लेकर 179 तक कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा थीटा के अगर 91 से लेकर 179 तक डालेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी। कितनी होगी, -1। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हम लोग यहाँ लिख लेते कॉस 91, तो कॉस 91 की वैल्यू होगी बच्चों देखिए माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। उसी तरह अगर हम कॉस और भी कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसा कि कॉस 45 वगैरह ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस में आएगी हमेशा, ध्यान में रहेगा। तो 91 से लेकर 179 तक -1 में वैल्यू होती है और 1 से लेकर 89 तक +1 में वैल्यू होती है। आप इसे इस तरह ध्यान में रखें कि यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, +1 है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। इसे आप एक बुक पर लिख लीजिए, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हम लोगों ने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। कॉस थीटा किसके बराबर है, T2 - T1 डिवाइडेड बाय T3, ओके। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करते। पहली कंडीशन देखते हैं हम लोग। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि T2 बड़ा है। T2 बड़ा है किससे, T1 से। यानी कि T2 की वैल्यू अगर 6 है तो T1 की वैल्यू 5 होगी। अगर T2 की वैल्यू 6 है तो T1 की वैल्यू 5 होगी। और अगर ये वैल्यू हम इसमें, ये इसको इक्वेशन ए दे देते हम लोग, इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो 6 - 5 यानी कि +1 आएगा हमारा आंसर। यानी कि अगर T2 ग्रेटर देन है T1 से, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अगर T2 ग्रेटर देन है T1 से, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो थीटा का एंगल 1 से लेकर 89 के बीच में हो सकता है। 1 से लेकर 81 से लेकर 89 के बीच का एंगल कैसा रहेगा, देखिए अब आप, ये हमारी फ्लैट सरफेस और ठीक है, ये देखिए ये थीटा ऐसा, अगर ये ऐसा होता तो 90 होता, 90 से कम है, ये 90 से कम है, ये ऐसा सरफेस, ऐसा मेनिस्कस बनाएगा, ठीक है। कब, जब T2 ग्रेटर देन T1 होगा। और ऑफ कोर्स ऐसा मेनिस्कस के लिए भी हमने डिस्कस किया कि ये काय का होगा, वाटर और सॉलिड का होगा। तो ये होगा हमारा H2 और सॉलिड के बीच का। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि T2 ग्रेटर देन है T1 में, तो +1 आंसर आएगा। +1 आंसर आएगा यानी कि एंगल पक्का हमारा 1 से लेकर 89 के बीच में होगा। 1 से लेकर 89 के बीच में होगा यानी कि 90 से कम होगा, और 90 से कम होगा तो अभी हमने ऊपर इस बात को समझे थे यहाँ पर कि ये एंगल, ये किसके बीच में रहता, H2 और सॉलिड के बीच में रहता। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए। मान लेते हम लोग कि ये जो T2 है और ये जो -T1 है, इसका आंसर कितना है, +1 ना। इसकी वैल्यू, इसकी जो वो T3 से कम है,
वो T3 से कम, यानी कि T3 ज़्यादा, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी बेटा, है ना। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इस इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करते तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 बोले तो 0.5 प्लस पे आंसर है। अरे समझ में आएगा तुम्हारे को ये कैसा हुआ। देखो T2 की वैल्यू है 6, T1 की वैल्यू है 5, 6 - 5 इज 1। T3 की वैल्यू इससे ज़्यादा कंसीडर करें, हम लोगों ने कंडीशन ली कि T3 की वैल्यू इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हमने 2 कंसीडर किया तो 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बोल तो 0.5, यानी कि प्लस में आंसर आया। प्लस में आंसर आया तो हमारा एंगल किसके और किसके बीच में होगा, 1 से लेकर 89 के बीच में, यानी कि इसके लिए भी यही ग्राफ होगी और इसके लिए भी यही ग्राफ होगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं हम लोग, दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि T2 छोटा है, T2 छोटा है T1 से, ठीक है। ओके, अगर T2, ये इक्वेशन जो है मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ एक और बार कि cos थीटा किसके बराबर है बच्चों, ये यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, cos थीटा ये है T2 - T1 डिवाइडेड बाय T3, T2 - T1 डिवाइडेड बाय T3। ओके, अब देखिए T2 की वैल्यू हम लोगों ने लिया है 6, लेकिन यहाँ पर T2 छोटा है, T1 बड़ा है, तो T1 बड़ा है तो ये हो जाएगा 7। समझना यहाँ पर 7 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो कंडीशन लगाया उसके हिसाब से T1 बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 7 लिए। और 6 - 7 -1 आ गया। और -1 कब आता है, -1 कब आता है, जब एंगल हमारा 91 से बड़ा हो, सॉरी जब एंगल हमारा 90 से बड़ा हो, 91 से लेकर 179 तक हो। तो अगर ये शेप हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये शेप कैसी होगी, देखिए ये हो गया हमारा सॉलिड और ये हो गया हमारा 91 से बड़ा एंगल, तो ये हमको कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा। आप इसको देखकर बता सकते हैं ये क्या होगा, ये पक्का मर्क्यूरी होगा Hg, और ये सॉलिड। क्यों मर्क्यूरी होगा, क्योंकि इसको समझते हम लोग, क्यों मर्क्यूरी ने ऐसा शेप क्यों बनाया, ये तो हमने मैथमेटिकली समझा, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते। देखिए ये है हमारा सॉलिड और ये हम लोगों ने इनिशियली डाले मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल इसके ऊपर। अगर हमने ये मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल, तो मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये मॉलिक्यूल भी इसके पास आना चाहेगा, ये मॉलिक्यूल भी, सब के सब एक दूसरे के पास आएंगे और ये हमको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ ऐसा मिलेगा हमको। ये बराबर से बन नहीं रही है लेकिन आप समझदार हैं, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और वैसा ही बना कब, जब T2 कम हो और T1 ज़्यादा हो। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। और एक और कंडीशन लगा लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं हम लोग, दूसरी क्या है, चौथी, ये होगी पहली। ये एक्चुअली ये एक ही कंडीशन है, ये एक्चुअली एक ही कंडीशन है क्योंकि दोनों में एक ही शेप बन रहा। उसी तरह अब देखिए ये, अब हम लोग T1 - T2 ये मान लेते हैं हम, इसकी वैल्यू जो है कम है किससे, T3 की, यानी कि T3 की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, अब देखिए इसका आंसर -1 आया, ठीक है, तो इसका आंसर है -1 और इसका आंसर मान लेते 5 भी है या 2 भी है, तो भी आंसर -0.5 ही जाएगा बेटा, ऊपर माइनस है ना। ओके, तो भी अगर निगेटिव आंसर आ रहा है तो ये दोनों भी सिचुएशन में हमारा थीटा कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इन दोनों भी सिचुएशन में हमारा थीटा कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। ओके, हाँ, अगर थीटा पॉजिटिव आता है तो 1 से 89 और अगर थीटा निगेटिव आया तो 90 से 179, तो ऑब्वियसली ये ऐसा ही मेनिस्कस फॉर्म करेगा। ओके, अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। देखो तीसरी कंडीशन है बेटा हमारी T2 - T1, ये अगर T3 के बराबर है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। T2 - T1 की वैल्यू मान लेते 1 और ये T3 के बराबर है, यानी कि ये भी होगा 1, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ओके, अब आखिरी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, ये T2 - T1 इसकी वैल्यू जो है, ये वैल्यू T3 की वैल्यू से ज़्यादा है, T2 - T1 की वैल्यू T3 की वैल्यू से ज़्यादा है। देखिए फिर कैसा होगा,
ये हमारा बेटा cos थीटा इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। ठीक है, ये बोल रहा है इसकी वैल्यू T2 माइनस T1 की वैल्यू ये ज़्यादा है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 4, और ये T3 की वैल्यू से तो T3 कम है तो इसको मैंने 2 लिया, सो 2 2 ज़ा 4, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अच्छा, और देखिए मान लेते कि T2 माइनस T1 की वैल्यू ज़्यादा, कितनी ज़्यादा है, मान लेते 2, और T3 कम है तो इसको, तो भी cos थीटा की वैल्यू कितनी आई 2। अच्छा, और देखिए मान लेते इसकी वैल्यू जो है 25 है और इसकी वैल्यू 5 है, तो आंसर कितना है 5। बेसिकली जितने भी आंसर आएंगे, अगर T2 माइनस T1 बड़ा है और T3 छोटा है, तो जितने भी आंसर आएंगे बेटा वो आंसर 1 से ज़्यादा होंगे। वो सब के सब आंसर, आप भी ट्राई कर लेना, वो सब के सब आंसर 1 से ज़्यादा ही हो, ग्रेटर देन 1 होगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि cos थीटा की वैल्यू, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ही बताया कि cos थीटा की वैल्यू या तो +1 हो सकती है या तो -1। मैक्सिमम जो cos थीटा की वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है +1 से ज़्यादा cos थीटा की वैल्यू हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, और 6 भी आ सकता है, तो ये सिचुएशन तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इम्पॉसिबल, बल्कि ये तो अनपॉसिबल है, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा महेश्वरी की वीडियो देखते हो और कल बोलेंगे सर आई एम पॉसिबल हो गया, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये अनपॉसिबल हो गया। ठीक है, तो ये थे वो 4 सिचुएशन। देखिए यहाँ पर ये सब हम लोगों ने लिखा है, एक्सप्लेन द शेप ऑफ लिक्विड ऑन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये हम लोगों ने एक लिक्विड कंसिडर किया है, इसके डिफरेंट केसेस हम लोगों ने देखा है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड मर्क्यूरी, ये सारी की सारी सिचुएशन हम लोगों ने आज देखा है। ये देखिए विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप बिंदास मुझसे पूछिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।